भारत ने पहली बार अंतरिक्ष डॉकिंग की। इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा। क्या किया गया और कैसे किया गया और यह कैसे मायने रखता है? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के बाद भारत की सफल डॉकिंग ने हमें यह क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया है। Delegates, esteemed scientists, and dear viewers, a warm welcome to all of you. We at ISRO are delighted. The SpaceX docking has been achieved successfully. न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हम भारतीय स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य के लिए इस सफलता और विजन के लिए इसरो को बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसरो स्पेसएक्स डॉकिंग मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने गुरुवार 16 जनवरी सुबह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग या अंतरिक्ष में दो तेजी से चलने वाले उपग्रहों के जुड़ने का प्रदर्शन किया। 220 किलोग्राम के दो छोटे सैटेलाइट्स को कक्षा में एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर लाया गया। उनकी एक्सटेंडेड रिंग को एक दूसरे से जोड़ा गया, पीछे खींचा गया और अंतरिक्ष में लॉक कर दिया गया। इसरो ने दोनों उपग्रहों को एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट के रूप में कमांड देने का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया। इस उपलब्धि को भविष्य के मिशनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हमारा देश वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। एक तरफ स्पिरिचुअलिटी का महापर्व कुंभ चल रहा है, लोग डुबकी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये अचीवमेंट कैसा महसूस कर रहे हैं आप? दोनों सिरों की अगर बात करें तो जरा कमेंट करके बताइएगा। इंडियन स्पेस एजेंसीज मिशन, जिसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स कहा जाता है, उसमें लो अर्थ की कक्षा में लगभग 220 किलोग्राम वजन के दो छोटे अंतरिक्ष यान तैनात करना शामिल था। टारगेट और चेजर नाम के दो अंतरिक्ष यान 30 दिसंबर को भारतीय निर्मित PSLV रॉकेट पर सवार होकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश राज्य के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रवाना हुए। थर्सडे को उन्होंने एक साथ डॉक करने से पहले एक रेंडेवो, इंग्लिश भी अजीब है, स्पेलिंग ऐसी होती है, आपकी स्क्रीन पर है, कहा इसको जाता है रेंडेवो यानी कि मुलाकात, मीटिंग कंडक्ट की। इन डॉकिंग टेक्नोलॉजी भविष्य के स्पेस एंडेवर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सैटेलाइट सर्विसिंग, और जब मिशनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई रॉकेट लॉन्चेस की आवश्यकता होती है उस समय। इसरो के अनुसार अगर भारत को चंद्रमा पर एक भारतीय नागरिक को भेजने, घरेलू अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और चंद्रमा के नमूने वापस करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में सफल होना है, तो घरेलू स्तर पर विकसित डॉकिंग टेक्निक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। यह तकनीक भारत को एक सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट जैसे पेलोड्स, ल्यूनर सैंपल्स या अंततः अंतरिक्ष में मानव तक मटेरियल ट्रांसफर करना अलाउ करेगी। मिशन के हिस्से के रूप में डॉक किए गए स्पेसक्राफ्ट आपस में जुड़ने के बाद उनके बीच इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसफर का भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। भविष्य में मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में स्पेस रोबोटिक्स, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल और पेलोड ऑपरेशंस के लिए यह आवश्यक होता है, जरूरी होता है। डॉकिंग से पहले भारत ने रविवार को एक ट्रायल अटेम्प्ट किया, जहां दोनों उपग्रहों को कक्षा में धीरे धीरे एक साथ करीब लाया गया, जब तक कि वे सुरक्षित दूरी पर वापस जाने से पहले 3 मीटर की दूरी पर नहीं पहुंच गए। तकनीकी समस्याओं के कारण 7 और 9 जनवरी को प्रयोग को 2 बार स्थगित किए जाने के बाद सफल डॉकिंग हुई और उन्हें एक साथ लाने के प्रयास के दौरान अंतरिक्ष यान उम्मीद से अधिक ड्रिफ्ट कर गया, फ्लो कर गया, बह गया। 2023 में भारत एक एलीट स्पेस क्लब में शामिल हो गया और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले एक ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन ने नमूने एकत्र किए हैं, जो वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रहे हैं कि समय के साथ चंद्रमा का निर्माण और विकास कैसे हुआ। अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं यानी कि एम्बिशियस प्लान के हिस्से के रूप में भारत का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष में अपना पहला मानव युक्त मिशन लॉन्च करना है और 2040 तक एक एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजना है। अब तक यह केवल अमेरिका द्वारा किया गया, जिसपे भी बहुत सी तरह की बातें होंगी, आपने देखा होगा, सुना होगा। हमारे देश ने, भारत ने
2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाएगा। और 2028 में शुक्र के लिए अपना पहला ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत ने हाल के वर्ष में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र के कमर्शियलाइजेशन पर भी बड़ा जोर दिया है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को अनुमति दी है और विदेशी निवेश के लिए मंजूरी को आसान बनाया है, जिसने छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में अधिक सस्ते में बनाने और लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित किया है। डॉकिंग उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर डॉकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाया जाता है, मैनुअल रूप से या ऑटोनॉमस रूप से एक दूसरे के करीब लाया जाता है और अंत में एक साथ जोड़ दिया जाता है। यह क्षमता उन मिशनों को पूरा करने के लिए जरूरी है जिनके लिए भारी अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होती है, जिसे एक अकेला प्रक्षेपण यान उठाने में सक्षम नहीं हो सकता। क्षमता की आवश्यकता न केवल अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए होती है, जिसके लिए अंतरिक्ष में अलग अलग मॉड्यूल्स जुड़े होते हैं, बल्कि इसमें चालक दल और आपूर्ति ले जाने के लिए भी क्षमता की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष में पहली डॉकिंग कब हासिल की गई थी? यूएसए। चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ सोवियत यूनियन ने शीत युद्ध के दशकों की अंतरिक्ष दौड़ के दौरान जमकर प्रतिस्पर्धा की थी, कॉम्पीट किया था, इसलिए चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रेंडेवो और डॉकिंग का प्रदर्शन करना आवश्यक था। 1966 में नासा का जेमिनी 8 लक्ष्य वाहन एजना के साथ डॉक करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया। जेमिनी 8 पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक क्रू मिशन था, जिसकी कमान नील आर्मस्ट्रांग ने संभाली थी, जो 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने थे। यूएसएसआर जब यूएसएसआर था, जबकि अमेरिकी मिशन में अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए अंतरिक्ष यात्री थे, सोवियत संघ ने 1967 में कॉस्मोस 186 और कॉस्मोस 188 अंतरिक्ष यान की पहली मानव रहित स्वचालित डॉकिंग का प्रदर्शन किया। चाइना भी पीछे नहीं था। चीन ने 2011 में अपनी डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, जब मानव रहित शेनजू 8 अंतरिक्ष यान तियागोंग 1 अंतरिक्ष प्रयोगशाला के साथ डॉक किया गया। एक साल बाद चीन ने अपने पहले चालक दल वाले अंतरिक्ष डॉकिंग का प्रदर्शन किया, जब अंतरिक्ष यात्री मैनुअल रूप से उसे शेनजू 9 अंतरिक्ष यान को उसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में शामिल हुए। इंटरेस्टिंग तो है, क्या कहते हैं आप? भारत ने इस समय अपना डॉकिंग मिशन क्यों चलाया है? इसरो 2035 तक एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए की टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है। पृथ्वी की निचली कक्षा में 30 टन तक वजन ले जाने के सक्षम एक नए हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन के अलावा मिशनों को डॉकिंग क्षमता की आवश्यकता होती है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वह अंतरिक्ष स्टेशन जिसकी भारत परिकल्पना करता है, अंतरिक्ष में 5 मॉड्यूल्स को एक साथ लाकर बनाया जाएगा। इसमें पहला रोबोटिक मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगले चंद्र मिशन चंद्रयान 4 के लिए डॉकिंग क्षमता की भी आवश्यकता होगी, जिसका उद्देश्य चंद्रमा से नमूने वापस लाना है। इस मिशन में 5 प्रमुख मॉड्यूल को 2 अलग अलग प्रक्षेपणों में कक्षा में भेजा जाएगा। पहले लॉन्च में 5 में से 4 मॉड्यूल्स होंगे। प्रोपोजिशन मॉड्यूल अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा तक ले जाएगा, जहां लैंडर और असेंडर मॉड्यूल्स चंद्र सतह पर जाएंगे और नमूने एकत्र करेंगे। फिर ल्यूनर सरफेस नमूनों के साथ ऊपर आएगा और चंद्र कक्षा में ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा। कुछ समझे ज्ञान अर्जित करना कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है? साइंस आज हमें कहां लेके जा रही है? यह ट्रांसफर मॉड्यूल नमूनों को पृथ्वी की कक्षा में वापस लेके जाएगा, जहां यह एक री एंट्री मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा, जिसे अलग से लॉन्च किया जाएगा। मॉड्यूल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की गर्मी का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इस मिशन की तैयारी में इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के अंत में एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया। अब ये क्या होता है? डिमांड करोगे तो बताएंगे रिसर्च करके, नहीं तो कोई बात नहीं। फालतू की रील्स और कमेंट से फुर्सत मिले तो बताइएगा। चंद्रमा पर एक मानव मिशन इस तरह की योजना का पालन करेगा, ऐसी संभावना है। वैसे बताते हैं आपको डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ। इसरो ने SDX-01 या चेजर उपग्रह को SDX-02 या टारगेट उपग्रह के बीच लाने के लिए कई युद्धाभ्यास किए। उपग्रहों को करीब आने दिया गया और फिर अंततः एक साथ जुड़ने से पहले उनकी स्थिति लगभग 5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 500 मीटर, 225 मीटर, 15 मीटर और 3 मीटर पर रखी गई।
इस सब बात के बीच एक अजीब सा तथ्य सामने आया, क्योंकि महाकुंभ का पर्व चल रहा है। जब अमृत की बूंदें धरती पे गिरी तो वे 4 स्थान पर गिरी हिंदुस्तान के। जैसा कि हमने कुंभ की अपनी वीडियो में पौराणिक मान्यताओं के आधार पर आपको बताया, इन अवधारणाओं की, टेक्नोलॉजी की अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से हटकर बात करें तो विचार जरा लड़ने लगता है साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक सोच के बीच। बात की गंभीरता को समझो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। स्पेस एजेंसी ने सिंगल कंपोजिट ऑब्जेक्ट के रूप में उपग्रहों को कमांड देने का प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में यह दोनों उपग्रहों के बीच इलेक्ट्रिक पावर के बंटवारे को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। एक बार यह पूरा हो जाने पर इसरो अनडॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, जिसके दौरान सैटेलाइट्स मिशन के 2 वर्ष के दौरान अपने रिस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए अलग हो जाएंगे और दूर चले जाएंगे। भारतीय डॉकिंग सिस्टम क्या है? पिछले कुछ वर्षों में स्पेस एजेंसीज द्वारा कई प्रकार के डॉकिंग मैकेनिज्म्स का उपयोग किया गया है, जिसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी शामिल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स IDSS का पालन करते हैं, जिसे पहली बार 2010 में आधार बनाया गया था। भारत द्वारा उपयोग किया जा रहा डॉकिंग मैकेनिज्म एंड्रोजीनस है, जिसका अर्थ है कि चेजर और टारगेट दोनों उपग्रहों पर सिस्टम समान है। यह अन्य एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले IDSS के समान है, लेकिन IDSS में उपयोग किए जाने वाले 24 की तुलना में 2 मीटर का उपयोग करते हैं। मिशन ने दोनों उपग्रहों को करीब लाने और उन्हें जोड़ने के दौरान सटीक माप लेने के लिए लेजर रेंज फाइंडर, रेंडेवो सेंसर और प्रॉक्सिमिटी और डॉकिंग सेंसर जैसे कई सेंसर का उपयोग किया। इसने अंतरिक्ष यान की रिलेटिव पोजीशन एंड वेलोसिटी डिटरमिन करने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आधारित एक नए प्रोसेसर का भी उपयोग किया गया। यह भविष्य के मिशनों के लिए पूरी तरह से ऑटोनोमस सिस्टम का अग्रदूत है, जो उपग्रह आधारित नेविगेशन डेटा के बिना डॉकिंग प्राप्त करने में सक्षम होगा। इन सब टेक्नोलॉजिकल बातों और अचीवमेंट्स को देख के लगता है हमारा देश बदल रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं। किंतु ये अवधारणा हम आम इंसानों के मस्तिष्क में कितना पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक चेंज ला पा रही है, इसकी समीक्षा बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब भी ना जाने कहाँ उलझे हैं हम सब लोग। प्रणाम।